Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudy Agrawal and I am here with the second part of हाइड्रोजन यूनिट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया था, इस पार्ट में हम हाइड्राइड्स और हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में जो भी चीज़ें दी गई हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है जिसका आप इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हो तो एक ऐप के थ्रू आप ये काम कर सकते हो जिसका नाम है डाउटनट। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप लोग जो है उसको कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनबी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT, JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। सो डाईहाइड्रोजन जो है अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर जाता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि हमें पता है कि नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी बहुत कम है। और डाईहाइड्रोजन जो है वो उन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। अब सपोज करो अगर ई सिंबल जो है वो एलिमेंट का ले लिया हमने, तो हाइड्राइड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? EHX के थ्रू, जहाँ पे जो X है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका, MgH2 हो गया। और हम एक और तरीके से जो हाइड्राइड्स है उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे? EMHN से। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया जैसे B2H6 है, तो वो भी एक हाइड्राइड है। अब जो हाइड्राइड्स है हमारी, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है आयोनिक हाइड्राइड्स, इसका दूसरा नाम है सलाइन और तीसरा है सॉल्ट लाइक। दूसरी हाइड्राइड जो है हमारी वो है कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स और तीसरी कैटेगरी है मेटालिक या फिर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब इन तीनों हाइड्राइड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहली हाइड्राइड लेते हैं हमारी, जो कि है आयोनिक या सेलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ये स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं डाईहाइड्रोजन के, जो कि वो S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मिलके बनाता है। और हमें पता है कि S ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका कैरेक्टर होता है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हालांकि ये होते इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी जो लाइटर मेटल हाइड्राइड्स होती हैं हमारी, जैसे LiH हो गया, BeH2 हो गया, MgH2 हो गया, इसमें हमें काफी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। अब जो हमारे BeH2 और MgH2 हैं वो पॉलीमेरिक होती हैं। अब आयनिक हाइड्राइड जो है हमारी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो क्रिस्टलाइन होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं और सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर वो मेल्ट हो जाएं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएं, तो वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। और अगर हम उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो वो डाईहाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी एनोड पे। तो इससे हमें एक और चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि H- आयन जो है वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल 2H- है, वो मेल्ट हुआ तो H2 + 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा। तो ये जो H2 है ये एनोड पे लिबरेट होगा। अब सेलाइन हाइड्राइड जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करती है वाटर के साथ और डाईहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, मतलब बहुत ही तेजी से वो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करती है। जैसे NaH + H2O विल गिव अस NaOH + H2। क्लियर है ये चीज? अब लिथियम हाइड्राइड जो है वो काफी अनरिएक्टिव होती है मॉडरेट टेम्परेचर्स पे O2 और Cl2 के साथ, इसीलिए इसको हम जो हमारी बाकी यूजफुल हाइड्राइड्स हैं उनके सिंथेसिस में काम में लेते हैं। जैसे 8LiH + Al2Cl6, तो ये हमें देगा LiAlH4, तो एक तरफ निकल जाएगा, प्लस LiCl आ जाएगा हमारे पास। दूसरा है LiH + B2H6, तो ये बना के देगा हमें LiBH4। तो ये दो हमारी अलग सी हाइड्राइड्स आ गई यहाँ पे। तो ऐसे हाइड्राइड्स बनाने के लिए हम LiH का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया ये वाली हाइड्राइड। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब डाईहाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाता है बहुत सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स हमें पता है कौन कौन से हैं, CH4, NH3, H2O, HF, इन सब के बारे में हमने बात की है। अब कन्वीनियंस के लिए जो हाइड्रोजन कंपाउंड नॉन मेटल्स के हम बनाते हैं उनको भी हमने हाइड्राइड ही कंसिडर कर रखा है, जिससे ईजी हो जाए समझने में। अब ये कोवेलेंट होते हैं और वोलेटाइल भी होते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं उनको भी हम आगे क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे? कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, रिलेटिव नंबर, और लुईस स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स कितने हैं।
सो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसको भी हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड क्या होगी, जिसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि हम उसका कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर नहीं लिख पाए, जैसे डाइबोरेन इसका एक एग्जाम्पल है जो B2H6 है वो। इनफैक्ट जितने भी हमारे एलिमेंट्स है ग्रुप 13 के वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स ही बनाएंगे और वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। ऑब्वियसली जो चीज़ नहीं होती है हमारे पास, हम चाहते हैं कि वो चीज़ आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो है हमारी वो है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स की। तो उनमें रिक्वायर्ड नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो हमें उनका स्ट्रक्चर लिखने के लिए चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उनमें होते हैं। जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे CH4, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की। उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ऑब्वियसली लोन पेयर की फॉर्म में। तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं 15 से लेके 17 ग्रुप तक, यानी कि 15, 16, 17 ग्रुप के, वो इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NH3 हमने पढ़ा है, उसके पास कितना लोन पेयर होता है, एक। H2O जो है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। HF जो है उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। अब ये कंपाउंड्स जो हैं वो लुईस बेसिस की तरह काम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह, क्योंकि इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी को आराम से डोनेट कर पाएंगे। अब जो लोन पेयर्स अगर हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे NOF पे प्रेजेंट है हाइड्राइड्स में, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं। क्लियर हो गई तीनों टाइप्स। अब चलते हैं हमारी लास्ट टाइप पे हाइड्राइड के, जो कि है मेटालिक या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, या फिर एक और नाम है इनका इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब ये जो है बहुत सारे D ब्लॉक और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो बनाते हैं। तो ये बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो आप। जो हमारी पहली कैटेगरी थी आयोनिक वाली, वो S ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बन रही थी, कोवेलेंट वाली P ब्लॉक के साथ बन रही थी, और ये इंटरस्टिशियल से नाम याद रहेगा, ये D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स बना रहे हैं। हालांकि कुछ मेटल्स हैं हमारे ग्रुप 7, 8, 9 के, वो तो हाइड्राइड बनाते ही नहीं है। इवन जो ग्रुप 6 है उसमें भी सिर्फ क्रोमियम ही एक हाइड्राइड बनाता है CrH के नाम से। अब ये हाइड्राइड जो बनाते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हालांकि जितना उनके पेरेंट मेटल्स एफिशिएंटली हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उतना तो नहीं कर पाती हैं ये हाइड्राइड्स, लेकिन हाँ फिर भी करती हैं। नाउ अनलाइक सेलाइन हाइड्राइड्स, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। अब सेलाइन हाइड्राइड से अलग ये वाली जो हाइड्राइड्स हैं ये हमेशा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होती हैं, और हाइड्रोजन इनके पास नहीं होता, डेफिशिएंट होती है हाइड्रोजन में। जैसे LaH, तो इसमें जो H है वो 2.87 होगा, YbH इसमें 2.55 होगा, मतलब पूरा राउंड फिगर में नहीं आ रहा है। TiH इसमें 1.5 से 1.8 तक रहता है। फिर ZrH हो गया, इसमें 1.3 से 1.75 तक रहता है। इस तरीके से इन सारी हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन कम ही रहता है। जैसे एक और है हमारी PDH, तो इसमें तो हाइड्रोजन पूरा एक होता भी नहीं है, 0.6 से 0.8 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है उसका। तो इस तरह के हाइड्राइड्स में जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है, जो कि हमने बेसिक्स में पढ़ा था केमिस्ट्री के, वो नहीं चल पाता है। अब पहले ये सोचा गया कि इन हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन है वो मेटल लेटाइस में जो बीच बीच में इंटरस्टाइसेस हैं उनको ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेशन तो होता है लेकिन शेप में चेंज नहीं आता, और इसी वजह से इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोला जाता है। लेकिन बाद में जो स्टडीज हुई उसमें ये पता चला कि कुछ ऐसी हाइड्राइड्स हैं जैसे Na की, Pd की, Ce की और Ac की, इन हाइड्राइड्स को छोड़ के जो बाकी हाइड्राइड्स हैं उनकी लेटाइस जो है उनके पेरेंट मेटल से अलग दिख रही थी हमें। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल्स इज वाइडली यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कैटालिटिक रिडक्शन रिएक्शन या जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होते हैं हमारे, उनके काम में लेते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं हमारे जैसे पैलेडियम और प्लैटिनम, वो बहुत बड़ी वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन की अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें स्टोरेज मीडिया की तरह भी काम में लेते हैं। Now this property has high potential for hydrogen storage and as a source of energy। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन स्टोरेज के काम में भी आ सकती है और एनर्जी सोर्स की तरह भी हम उसको काम में ले सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। तो ये थी हमारी हाइड्राइड्स।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम, उसके कुछ मेथड्स हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला है एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले बेरियम पेरोक्साइड जो है उसको एसिडिफाई कराते हैं, उसके बाद इवेपोरेशन के थ्रू जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव करा देते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर के अंडर, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो मिल जाता है। इसका रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत ही ईजी है। BaO2.8H2O ये हमारा बेरियम पेरोक्साइड है, इसको हमने एसिडिफाई करवाया यानी कि H2SO4 मिक्स करके, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस H2O2 प्लस 8H2O। तो ये रिएक्शन रहता है, तो इसमें हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया। नाउ सेकेंड मेथड इज peroxodisulfate obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solutions at high current density on hydrolysis yields hydrogen peroxide। तो जो हमारा peroxodisulfate है, जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब वो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है। और जो हमारा peroxodisulfate है उसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, जब हम एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं हाई करंट डेंसिटी पे तब। तो ये रिएक्शन भी देख लेते हैं कैसे होता है। ये है हमारा HSO4 माइनस 2 मॉलिक्यूल्स, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो हमारे पास आया HO3SOO SO3H। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ये सल्फेट सोल्यूशन था हमारा, ये peroxodisulfate है हमारा, इसको हमने हाइड्रोलाइज कराया तो हमारे पास आएगा 2HSO4 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस H2O2। तो ये आ गया हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये मेथड जो है आजकल हम इसको D2O2 प्रिपेयर करने के लिए भी काम में लेते हैं लेबोरेटरी में। कैसे, K2S2O8 प्लस 2D2O गिव्स अस 2KDSO4 प्लस D2O2। तो ये तो H2O2 तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये हमारा ड्यूटेरियम पेरोक्साइड है। तीसरा मेथड जो है H2O2 प्रिपेयर करने का वो क्या है, इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल्स। तो जो 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल है हमारा, उसको जब हम ऑटो ऑक्सीडाइज कराते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम ये काम करते हैं, तब हमारा H2O2 जो है वो बन जाता है। कैसे, सपोज करो हमने ले लिया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसको हमने O2 यानी कि एयर से ऑक्सीडाइज कराया तो ये देगा हमें H2O2 प्लस जो भी हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा वो। अब इस केस में 1% H2O2 ही बनता है। Now it is extracted with water and concentrated to almost 30% by mass by distillation under reduced pressure। तो इसमें क्या है, 1% H2O2 बन रहा है हमारा, तो इसको हम वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करवा के फिर इसको कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं लगभग 30% तक मास पे, और डिस्टिलेशन के थ्रू हम ये काम करते हैं। जब हम रिड्यूस प्रेशर पे उसका डिस्टिलेशन कराएंगे तो वो 30% तक कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। अगर हमें इसको आगे कॉन्सेंट्रेट कराना है तो वो भी हम करा सकते हैं 85% तक, लेकिन हमें बहुत लो प्रेशर पे केयरफुली उसका डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा। और जो बचा हुआ पानी है उसको हम फ्रोजन आउट कर सकते हैं और हमें प्योर H2O2 जो है वो मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो प्योर स्टेट में जो H2O2 है वो ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेल ब्लू कलर दिखता है हमें, इसलिए ऑलमोस्ट कलरलेस बोला गया है। फिर H2O2 जो है वो वाटर के साथ मिसेबल रहता है सारे प्रोपोर्शंस में, और एक हाइड्रेट बनाता है वो H2O2.H2O, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 221 केल्विन। Now the 30% solution of H2O2 is marketed as 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो H2O2 का 30% सोल्यूशन है उसको 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से मार्केट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि 1 ml का जो 30% H2O2 सोल्यूशन है हमारा, वो 100 ml ऑक्सीजन देगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। कमर्शियली मार्केटेड सैंपल जो रहता है वो होता है 10 वॉल्यूम का, मतलब इस सैंपल में 3% H2O2 होगा, क्योंकि 100 वॉल्यूम में 30% है तो 10 वॉल्यूम में 3% रहेगा। इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है हमारे H2O2 का वो होता है 272.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा 423 केल्विन, वेपर प्रेशर जो है इसका वो होता है 1.9 मिलीमीटर्स Hg,
और इसकी डेंसिटी रहती है 1.64 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, H2O2 दिखता कैसा है। तो H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेनर होता है। मॉलिक्यूलर डायमेंशन जो इसके गैस फेज में रहते हैं वो इस तरीके के रहते हैं और सॉलिड फेज में इस तरीके के। तो गैस फेज में देखो HO वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो 95 पिकोमीटर है, जबकि सॉलिड फेज में 98.8 पिकोमीटर्स है। दूसरी तरफ जो ये वाला एंगल है वो 101.5 डिग्रीज है इसमें, जबकि इसमें 90.2 डिग्रीज है। और जो HOO वाला एंगल है वो इसमें 101.9 है, इसमें कम है 94.8 डिग्रीज। और जो OO वाली बॉन्ड लेंथ है वो इसमें ज़्यादा है 147.5 और इसमें कम है 145.8 पिकोमीटर्स। जो ये वाला एंगल है हमारा 101.5 डिग्रीज और 90.2 डिग्रीज, ये डायहेड्रल एंगल्स हैं इसके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो जो हमारा H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम में आता है और एसिडिक और एल्कलाइन दोनों मीडिया में। अब इसके कुछ रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है एसिडिक मीडियम में। कैसे? 2Fe2 प्लस 2H प्लस H2O2। तो ये हमें देगा 2Fe3 प्लस 2H2O। तो ये Fe2 से इसने इसको Fe3 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो गया इसका। एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसका, PbS प्लस 4H2O2 विल गिव अस PbSO4 प्लस 4H2O। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन वो है रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी दिखा रहा है और रिड्यूसिंग एक्शन भी दिखा रहा है। तो अब रिड्यूसिंग एक्शन देख लेते हैं कैसा होता है इसका। तो 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस 5H2O2 विल गिव अस 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5O2। तो इसमें इसने Mn को रिड्यूस कर दिया। देन नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन HOCl प्लस H2O2 विल गिव अस H3O प्लस Cl माइनस प्लस O2। तो इसमें इसने Cl को रिड्यूस कर दिया। क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं हमारे बेसिक मीडियम्स पे। उसमें भी दोनों एक्शन दिखेंगे इसमें, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है बेसिक मीडियम में वो कैसा रहेगा? 2Fe2 प्लस H2O2 gives us simply 2Fe3 प्लस 2OH माइनस। और दूसरा रिएक्शन वही मैंगनीज वाला लेंगे, Mn2 प्लस H2O2 विल गिव अस Mn4 प्लस 2OH माइनस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, 2 प्लस से 3 प्लस हो गया और यहाँ पे 2 प्लस से 4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। रिड्यूसिंग एक्शन जो रहता है इसका बेसिक मीडियम में वो कुछ इस तरह से होगा, I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस विल गिव अस 2I माइनस प्लस 2H2O प्लस O2। तो इसमें इसने I को रिड्यूस कर दिया यानी कि आयोडीन को। नेक्स्ट है हमारा 2MnO4 माइनस प्लस 3H2O2। तो इसमें इसने Mn को रिड्यूस कर दिया, MnO2 प्लस 3O2 प्लस 2H2O प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि H2O2 जो है वो बेसिक मीडियम में भी काम करता है और एसिडिक मीडियम में भी, और दोनों में ये रिड्यूसिंग एक्शन भी दिखाता है और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी दिखाता है। तो काफी यूनिक मॉलिक्यूल है ये। अब चलते हैं इसके स्टोरेज पे, इसको स्टोर कैसे किया जाए। सो H2O2 जो है अगर हम इसको लाइट से एक्सपोज करा देंगे तो ये धीरे धीरे जो है डीकम्पोज हो जाएगा। किस तरीके से? 2H2O2 है हमारा लिक्विड फॉर्म में, उसको हमने लाइट से एक्सपोज कराया तो ये 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस इस फॉर्म में डीकम्पोज होता जाएगा। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सर्फेसेस और ट्रेसेस ऑफ एल्कली लाइक विच आर प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर्स, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड। तो अगर मेटल सर्फेसेस होंगी हमारी या अगर कुछ ट्रेसेस भी हो गए एल्कली के, तो ये वाला जो रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया ये कैटालाइज हो जाएगा। इसीलिए इसको वैक्स लाइंड ग्लास या प्लास्टिक वेसल्स में रखा जाता है, वो भी डार्क में। इसके लिए हम यूरिया को यूज करते हैं स्टेबलाइजर की फॉर्म में। इसको डस्ट से भी दूर रखा जाता है क्योंकि डस्ट जो है वो इसका एक्सप्लोजिव डीकम्पोजिशन करवा सकती है, इसलिए इसको डस्ट से भी दूर रखा जाता है, लाइट में भी नहीं रखा जाता। और जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं, जिस वेसल में हम इसको रखते हैं, उसको वैक्स से लाइन करा देते हैं। मतलब उसमें पूरी तरफ उसकी जो पूरी दीवारें हैं वेसल्स की, उन पे हम वैक्स जो है वो लगा देते हैं, जिससे डायरेक्ट जो है ये ग्लास या प्लास्टिक या जिस भी कंटेनर में हम रख रहे हैं उसके सब्सटेंस से कॉन्टैक्ट में नहीं आए। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है और इसी वजह से इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। कुछ यूजेस यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं तो उन्हें पढ़ लेते हैं। डेली लाइफ में इसको हम हेयर ब्लीच की तरह काम में ले सकते हैं और ये माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम में आता है। एंटीसेप्टिक की तरह भी काम में आता है ये। अगर आप लोगों ने सुना हो कभी किसी शॉप पे देखा हो, पर हाइड्रोल के नाम से ये एंटीसेप्टिक के तौर पे बेचा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो है इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट विच आर यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स। अब कुछ केमिकल्स हैं जैसे सोडियम परबोरेट है, परकार्बोनेट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी H2O2 काम में आता है। और ये केमिकल्स किस चीज के काम में आते हैं? जो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स बनाते हैं हम, उनमें ये सब्सटेंसेस काम में आते हैं, सोडियम परबोरेट और परकार्बोनेट। देन थर्ड यूज इज इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लाइक सेफेलोस्पोरिन। तो हाइड्रोक्विनोन के सिंथेसिस में काम में आता है ये, टार्टरिक एसिड के सिंथेसिस में काम में आता है और कुछ फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स जो है हमारे जैसे सेफेलोस्पोरिन वगैरह, उनको बनाने में भी हमें ये काम में आता है। Then next use is it is employed in the industries as a bleaching agent for textiles, paper pulp, leather, oils, fats, etc. तो इंडस्ट्रीज में हम इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम में लेते हैं। क्या चीज ब्लीच कराते हैं हम इससे? टेक्सटाइल्स हो गया, पेपर पल्प हो गया, लेदर हो गया, ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सब। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ब्लीचिंग एजेंट और पढ़ाया था, तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि H2O2 के अलावा और कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है जो वाइडली काम में आता है। इसका जो लास्ट यूज है वो ये है कि आजकल इसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी काम में लेते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट जो हम करा रहे हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का, फिर जो हमारे साइनाइड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम इससे, और जो सीवेज वेस्ट की एरोबिक कंडीशंस हैं उनको हम रिस्टोर H2O2 के थ्रू ही करवाते हैं। क्लियर हो गए? तो ये सारे इसके यूजेस हैं। सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम वाटर, हेवी वाटर और हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह काम में कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ हमारी हाइड्रोजन वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।